Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. गुड आफ्टरनून, नमस्कार एवरीवन। ऑडियो वीडियो चेक बता दीजिए प्लीज। शुरू करते हैं। ऋतुजा, अंशिका, कौशिक, ऑल गुड, परफेक्ट है, सब ठीक। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर, आई डिसाइडेड ऑप्शनल एज ज्योग्राफी। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल। एंड स्टडी आई की तरफ से जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं वो भी ठीक ठाक टीचर है मेरे ख्याल से। नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, सी ज्योग्राफी ऑप्शनल के फायदे मैं आपको बता देता हूँ। सिंस यू आर चूजिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, हाँ, इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर आप हमारे साथ जीएस के क्लासेस में भी जुड़े होंगे, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि चीज़ें काफ़ी लॉजिकल हैं, डिफिकल्ट नहीं है ना? मतलब अगर आपने एक बार समझ गया आपको, जैसे हम क्लास में कहते हैं ना, चमक गया आपको, तो फिर आपको मैं 250 शब्द लिखने बोलूँ या 500 शब्द, यू विल बी एबल टू डू इट। करेक्ट, दैट इज एंटायर एडवांटेज ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। खैर, विल टॉक अबाउट द ऑप्शनल पार्ट लेटर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंसर राइटिंग वर्कशॉप है। विल फोकस ऑन आंसर राइटिंग। गुड आफ्टरनून, आप सारों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो दिस इज टारगेट 900 आंसर राइटिंग वर्कशॉप। ओके, स्टडी आई की तरफ से ये आपके लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक फ्री इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग को नॉट जस्ट एज कि आपको करना है, उस भाव से नहीं, इस भाव से कि हमको कैसे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग सीखना है, हम लोग उस पर नजर डालते हैं। विच इज वाई इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी फ्रेशर, या अगर आप पहले अटेम्प्ट दे के आए हो मेंस का, पर आप किसी कारण असफल रहे। राइट, इस डिस्कशन का जो भी हम लोग अभी अगले घंटे में करेंगे, उसका पीडीएफ जब ये टेलीग्राम रिस्ट्रिक्ट होना, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा भारत में, बैन तो मैं नहीं कहूंगा, अभी रिस्ट्रिक्टेड है, तो मेरे ख्याल से 22 तारीख के बाद ये फिर से हटा दिया जाएगा इसका रिस्ट्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ अपलोड कर दूंगा आपके लिए, इसका पीडीएफ। ठीक है, आप लोग में से जो लोग नहीं जुड़े हो इस टेलीग्राम चैनल के साथ, आप लोग प्लीज जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीएस के पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। ओके, जो लोग आप लोग जुड़े हुए हो इस टेलीग्राम के साथ, आपको पता होगा हम यहाँ पे आपको मतलब अननेसेसरली आपको हम स्पैम नहीं करते हैं, है ना? योर टाइम, योर अटेंशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो यूटिलाइज दिस। यहाँ पे केस स्टडीज, पीडीएफ, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इत्यादि वी आर अपलोडिंग। ओके, इन केस यू फेस एनी डाउट्स, और जब तक टेलीग्राम बैन है तो मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज नहीं करते हो तो दिस इज माई ईमेल आईडी, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल हियर ऑल्सो regarding whatever doubt you have in geography, environment, disaster management. I will try my best to get back to you in a timely fashion. Now, so friends, सबसे पहले देखो, बिफोर वी कम टू द टेक्निक्स ऑफ आंसर राइटिंग इन मेंस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेशर लोग, आपको यहाँ पे कुछ टेक्निक का प्रयोग करना है, जिसके बारे में विल टॉक लेटर। जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने सुन के रखा होगा पेस्टल स्वॉट, आज उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। पेस्टल स्वॉट वी विल कंटिन्यू, जो हमने लर्निंग्स प्रीवियस सेशंस में निकाली हैं वो फिर से हम लोग दोहराएंगे इन द फ्यूचर क्लासेस। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक भी आपके लिए आंसर राइटिंग वर्कशॉप शेड्यूल्ड है सैटरडे को। बट बिफोर दैट दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखा है स्पेशली फॉर मेंस, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन टाइप्स पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, कॉमेंट, जस्टिफाई, करेक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा है, मुझे बताइए। करेक्ट, सो हाउ डू यू इवन इंटरप्रेट कि क्या हमसे सवाल पूछ रहा है? क्या हमको सब चीजों में एक ही तरीके से जो हमको पता है वो लिख देना है? जी नहीं। इनफैक्ट दोस्तों, ये गलती है। फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, डू नॉट आंसर व्हाट यू नो, आंसर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, प्रीवियस ईयर्स में हमने क्या देखा है, स्टूडेंट्स जो मेंस में जाके असफल होते हैं, उनके अंदर एक कॉमन गलती क्या है कि वो आंसर लिख के आते हैं जो उनको पता है, ना कि उन्होंने प्रश्न का, सवाल का जवाब दिया। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन शब्दों को, जो जैसे कमेंट हो गया, जस्टिफाई हो गया, डिस्कस हो गया, इंटरप्रेट हो गया, इनको हम लोग डायरेक्टिव वर्ड के नाम से बुलाते हैं। ओके, और अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप देखोगे, तो कुछ इस तरीके के डायरेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे कमेंट, मैं कह रहा हूं आपको, यू हैव कमेंट, देन यू हैव एनालाइज, एनालाइज से थोड़ा सा भिन्न है क्रिटिकली एनालाइज, फिर है डिस्कस, critically examine, justify, evaluate, assess, elaborate, examine, ये सब आप देखेंगे जब आप पीवाईक्यू निकालोगे मेंस का, तो आप देखोगे ये शब्द यूपीएससी प्रयोग कर रहा है। ओके, तो हाउ डू यू
इंटरप्रेट दिस। तो आज के क्लास में इनफैक्ट मेरा एजेंडा है कि आज यानी कि टुडेज आंसर राइटिंग वर्कशॉप एंड द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को जो आंसर राइटिंग वर्कशॉप है, उसमें हम लोग ये सारों के ऊपर क्लैरिटी ले लें, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है आंसर राइटिंग का। फिर जाएंगे टेक्निक इत्यादि पे। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 आज हम लोग फोकस करेंगे, अगले हफ्ते बाकी सारे बचे हुए। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमेंट, एनालाइज, डिस्कस इत्यादि। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। ऑलराइट, नाउ जब भी सवाल आपको, और मैं आज आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, विल सी थ्रू एग्जांपल्स। सपोज इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कमेंट। ओके, कमेंट का मतलब क्या हुआ? जो आप सोच रहे हो कि आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज डन एक्सेप्शनल वर्क इन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, फुल स्टॉप, कमेंट। तो क्या आप सहमत हो इसके साथ, असहमत हो? बेसिकली वही आपसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या ओपिनियन हुआ, आपका क्या व्यूज हुआ। तो एक शब्द में लिखो यहां पे, कमेंट में आपको सवाल का आंसर करना क्या है? व्हाट आर योर व्यूज। अब आप व्यूज किस बेसिस पे दोगे? ऐसा तो नहीं है कि आपको अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन देना है ना? तो आपका जो ओपिनियन होगा, जो व्यूज होगा, चाहे आप सहमत हो या असहमत हो, डज नॉट मैटर, दिस व्यू पॉइंट हैज टू बी बैक्ड बाय एनालिसिस। ओके, वेदर यू अग्री और डिसअग्री, you have to provide the justification for that. Why do you think so? So that is the method to approach your, say, comment based questions. All right, then comes जो second question type है, ये देखिए, you have analyze. अब analyze में मैंने लिखा है यहां break into dimensions। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा क्लास, what is the difference between analyze and say critically analyze? ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस समझो पहले। क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, नो डाउट। ऑलराइट, बट एनालाइज में आप क्या करते हो? यू आर गोइंग टू से कि एक टॉपिक का डिफरेंट सब पार्ट्स क्या हुआ। ओके, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, सपोज आज का जो सवाल मैं आपके लिए एनालाइज वाला लेके आया हूं, ये देखिए, सपोज दिस क्वेश्चन, हैव अ लुक। ओके, देन विल डिस्कस द रेस्ट। सवाल है, एनालाइज हाउ द हिमालयन रीजन इज वल्नरेबल टू कंपाउंड डिजास्टर्स। अभी कंपाउंड डिजास्टर्स क्या हुआ दोस्तों? कि मान लीजिए जैसे आपका लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है, लैंडस्लाइड होने के चलते आप देखते हैं लैंडस्लाइड लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक दिन शायद ओवरफ्लो करेगा तो फ्लैश फ्लड होगा। या मान लीजिए ग्लेशियर, आप लोग को पता है ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते इसका साइज घटता चला जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियल रिट्रीट। अभी वो ग्लेशियर का साइज घटता चला गया तो ग्लेशियर का पानी मेल्ट करके कहीं पे एक्यूमुलेट कर रहा होगा पहाड़ों में, तो वो हो गया आपका ग्लेशियल लेक। अब ग्लेशियर लेक ऐसा थोड़ी ना कि पानी चलता चला जाएगा तो वो सब स्टोर करेगा, किसी ना किसी दिन तो वो ओवरफ्लो करेगा, तो उसको हम कहेंगे ग्लॉफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो, और जिसके चलते फिर से फ्लैश फ्लड हुआ। करेक्ट। या फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि इट इज टॉकिंग अबाउट वल्नरेबिलिटी, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करोगे हिमालयाज में, रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, टनलिंग कर रहे हो, इससे आपका स्लोप का इंस्टेबिलिटी हो रहा है, जिसके चलते आपके लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो कंपाउंड डिजास्टर क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम के चलते एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो जब आपसे एनालाइज पूछा जाएगा तो इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हुए, कि आप इसको, दिस क्वेश्चन शुड बी ब्रोकन इनटू द नेचुरल रीजंस एज वेल एज द मैन मेड रीजंस, कि कैसे हिमालय को हमने वल्नरेबल बना दिया है कंपाउंड डिजास्टर्स का ड्यू टू नेचुरल रीजंस सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन मेड रीजंस सच एज से डिफॉरेस्टेशन या अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। तो ये हुआ, आप क्वेश्चन को ना डिफरेंट पार्ट्स में आपने तोड़ दिया। एनालाइज में यही करना होता है। क्रिटिकली एनालाइज में क्या है कि आप, यू आर गोइंग टू राइट अबाउट दिस ओनली, कि हाँ भाई इसके डिफरेंट सब पार्ट्स क्या है। ओके, पहले लिखो यहां पे, एनालाइज का मतलब क्या हो गया? व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द
थीम इन द क्वेश्चन। बेसिकली आप कॉजेज ढूंढ रहे हो, ऐसा समझो। पार्ट्स का मतलब हुआ यहाँ पे कॉजेज ढूंढ रहे हो, रीजंस। एनालिसिस में वही है, कॉजेज ढूंढ रहे हो कि हाँ भाई हिमालय में क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब क्रिटिकली एनालाइज में क्या है कि जो भी आपने रीजंस दिए हैं वो कितने सत्य हैं। जैसे कुछ थ्योरेटिकल रीजंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं। तो आप ये बताओगे कि हाँ भाई हाउ फार आर दीज रीजंस ट्रू और जस्टिफाइड। क्रिटिकल एनालिसिस में यही हो रहा है। तो यहां पे बस एक चीज ऐड करिए कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। ओके, प्लस लिखिए हाउ फार आर दे जस्टिफाइड। ये चाहो तो लिखो प्लीज क्लास आप लोग। प्लस से लिखिए वे फॉरवर्ड, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में ये 3 स्टेप प्रोसेस दिखना चाहिए हमको के आंसर्स में। आर यू एबल टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन क्लास? क्योंकि ये ना आप लोग को कभी कोई बताता नहीं है। ये हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, हमको भी अज्यूम किया गया था हमको पता होगा, पर हमको नहीं पता था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है प्लीज नोट दिस डाउन, दिस विल हेल्प यू। ऑलराइट, तो क्रिटिकल एनालिसिस में यही है कि यू गो वन स्टेप फॉरवर्ड कि यहाँ पे हमने जो रीजंस आइडेंटिफाई किए, फॉर एग्जांपल ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है, जिसके चलते ग्लेशियर का लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके चलते फ्लैश फ्लड का खतरा बना रह सकता है। नाउ हाउ फार इज दिस ट्रू? क्या ये पूरे हिमालय में हो रहा है? तो यहां पे आप लिख सकते हो कि नहीं, पूरे हिमालय में नहीं हो रहा है, ईस्टर्न और सेंट्रल में हो रहा है, वेस्टर्न हिमालय में नहीं हो रहा है। करेक्ट? मुझे बताइए वेस्टर्न हिमालय में क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बताओ तो थोड़ा क्लास, मेरा क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, जिसके चलते आपका ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके चलते आपका ग्लोफ का इवेंट का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते फ्लैश फ्लड हो सकते हैं, तो आई कैन से कि दिस इंटायर क्रोनोलॉजी, दिस इज ट्रू फॉर योर सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयस, बट नॉट ट्रू फॉर वेस्टर्न हिमालयस। व्हाई? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काराकोरम अनोमली। तो यहां पे क्रिटिकल एनालिसिस में आप लिखोगे लुक दिस इज वेरी ट्रू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज टू एरियाज, बट द कन्वर्स यानी कि द ऑपोजिट इज ऑब्जर्व्ड इन द वेस्टर्न हिमालयस वेयर द ग्लेशियर साइज इज इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखा आपने? आपने जो लिखा उसका फैक्ट चेक कर दिया, ऐसा समझो आपने फैक्ट चेक किया जो भी लिखा। चमका आप लोग को? जैसे मान लीजिए लैंडस्लाइड लेक्स की ही हम बात कर रहे हैं। अब लैंडस्लाइड लेक्स आप देखेंगे कि हमारा सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में ज्यादा बन रहा है। इनफैक्ट उत्तराखंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड लेक्स हैं। पर वहीं जैसे जैसे आप ईस्टर्न हिमालयस की तरफ चलते चले जाते हैं, आप देखते हैं वहां पे आपके छोटे हिल्स हैं, अनड्यूलेटिंग हिल्स हैं। तो वहां पे उतना खतरा नहीं है, खतरा है आपका सेंट्रल और वेस्टर्न में। देखा आपने? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। क्लियर? कोई डाउट होगा ना तो जब मैं बोलूंगा हमको जरूर पूछना, सर वॉइस इज वेरी लो। इज द वॉइस ओके क्लास नाउ? मुझे बताइए थोड़ा, मैं माइक को ऊपर कर देता हूं। इज द वॉइस ओके? अब ठीक है? ओके, ठीक है। ये हुआ आपका क्रिटिकल एनालिसिस। देन कम्स व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप? डिस्कस। ठीक है, अब देखिए डिस्कस में हमको क्या लिखना है। डिस्कस इज द इजीएस्ट फॉर्मेट टू आंसर क्लास। मतलब यू शुड थैंक योर स्टार्स अगर आपको डिस्कस वाले सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पे आपको बस अलग अलग टेंजेंशियल रीजंस बताने हैं। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है, जिन लोगों को पता है, ये वही सवाल है जहां पे आप आंख मूंद के पेस्टल लगाओगे। ठीक है? जिनको नहीं पता है पेस्टल, मैं 2 मिनट में समझाता हूं, पर पहले लिखिए यहां पे इनको अप्लाई पेस्टल। ओके, और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। विल डू ऑल दीज क्वेश्चन टाइप्स टुडे। तो आज वर्कशॉप में यही होता है कि सवाल लगाएंगे, पर थोड़ा सा थ्योरी पहले देखो। सर प्लीज डिस्कस ऑल वंस अगेन। सर लेट हो गया आने में, कोई बात नहीं, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है, डिस्कस में हम अप्लाई करेंगे पेस्टल टेक्निक। अब पेस्टल टेक्निक क्या है देखिए, फ्रेशर लोग ध्यान दो, पुराने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, उनको नींद में भी आता होगा पेस्टल टेक्निक। तो पेस्टल टेक्निक क्या हुआ कि किसी भी टॉपिक के आप अलग अलग पहलू निकालने का सोच रहे हो। जैसे पॉलिटिकल, पी से हो गया पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल,
T से टेक्नोलॉजिकल, L से लीगल, E से एनवायरमेंटल। तो यही है, किसी भी टॉपिक का ना, कोई भी टॉपिक ले लो आप, उसमें से आप देखेंगे कि इन 5-6 जो हमारे अलग अलग टेंजेंट्स हैं, उसमें से 2 या 3 अप्लाई होते ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक ब्रीफ सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल कोचिंग इंडस्ट्री। चलिए हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री की ही बात कर लेते हैं, चलो व्हाई नॉट। कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, चाहे वो ट्यूशन का इंडस्ट्री हो, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन वाला हो, चाहे यूपीएससी के लिए हो, चाहे जो भी एग्जाम के लिए हो, तो ये कोचिंग इंडस्ट्री का पेस्टल एनालिसिस क्या हुआ? तो पॉलिटिकल में सोचो कि क्या भारत के हर राज्य में जो एजुकेशन के सर्विसेज हैं, जो बच्चों तक या से आप लोग तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्या वो समान स्तर के हैं? सोचिए, इज द एजुकेशन सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड इन उत्तर प्रदेश एज द सेम लेवल एज द एजुकेशन सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड इन महाराष्ट्र? और सर्विसेज की बात कर रहे हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की, टीचर ट्रेनिंग की, स्कूल में सुविधाओं की, क्या ये है यूनिफॉर्म है हर जगह? नहीं है। तो यानी कि अगर आपका पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी नहीं है सर्विस डिलीवरी में, तो आउटकम कैसे सेम होगा? यानी कि कुछ एरियाज में बच्चे ज्यादा बेहतर पोजीशन पे हैं, कुछ में पीछे पोजीशन पे हैं, और उस गैप को फिल करता है कोचिंग इंडस्ट्री। अग्री करोगे? इकोनॉमिक पे आइए। इकोनॉमिक में आप देखते हैं कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेजेस के बच्चे हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। दोज जिनके पास पैसा है, दे आर एबल टू गो हेड एंड गेट द बेस्ट ऑफ कोचिंग इंडस्ट्रीज। जिनके पास पैसा नहीं है, वो वंचित रह जाते हैं। यानी कि यहां पे भी आपका एजुकेशनल आउटकम में आप देखते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री इज अ फैक्टर। इकोनॉमिक। सोशल में आप लोगों के साथ जोड़ो कि भाई भारत में अलग अलग वर्ग के, अलग अलग प्रकार के से आपके सोशल मोबिलिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। आज भी आप देखेंगे कि काफी सारे राज्यों में महिलाएं की पढ़ाई को लेकर, मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि हमको पापा जाना है से फॉर एग्जांपल राजेंद्र नगर दिल्ली यूपीएससी का कोचिंग के लिए, परिवार वाले आसानी से नहीं मानेंगे। कुछ है, आई एम नॉट बीइंग मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट, बट दिस एग्जिस्ट्स कि नहीं, लड़की है वो दिल्ली नहीं जाएगी, आप घर पे रह के पढ़ाई करो। तो क्या ये एक सोशल एंगल हुआ एजुकेशन का कि जहां पे विमेन आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड? तो उस केस में क्या कोचिंग इंडस्ट्री हेल्प करता है उस बच्चा को कि जो दिल्ली नहीं आ पा रहा है उसको चलो हम घर पे ही पढ़ाते हैं? यस, सोशल एंगल। डू यू सी दिस? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ पेस्टल टेक्निक। आप दुनिया का ना कोई भी टॉपिक ले लो, क्लाइमेट चेंज से लेके कोचिंग इंडस्ट्री ले लीजिए आप, फाइनेंस कमीशन का आवंटन का से तरीका ले लो आप, डिजास्टर ले लीजिए, कुछ भी, हिस्ट्री का आप रीराइटिंग लिख लो। आज फॉर एग्जाम्पल आप लोग सुनते हो हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है, तो जाइए उसका पेस्टल एनालिसिस देखिए कि क्या पॉलिटिकल रीजंस है कि भाई हर सरकार अपने टाइम पे अपना आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का प्रयास करती है। भारत के इतिहास में पहले के जो सरकार थे वो अपना आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे अपनी किताबों के थ्रू। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। हिस्ट्री को रिराइट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कुछ सेगमेंट्स थे विच वर अंडर रिप्रेजेंटेड इन आवर हिस्ट्री बुक्स विच आर नाउ बीइंग ब्रॉट टू द फोर। देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक इस तरीके से आप सोचना कभी, एनी टॉपिक कैन बी ब्रोकन डाउन एज पर द पेस्टल टेक्निक। तो डिस्कस में वही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल में से कौन से 3 या 4 एंगल्स आप सोच पा रहे हो। ओके, यू डोंट हैव टू फाइंड ऑल दी एंगल्स क्योंकि उतना समय नहीं मिलता है एग्जाम में, बट जब डिस्कस कह रहा है आपको एटलीस्ट 2 से 3 डायमेंशंस यहां पे आपको बताने हैं, तो यहां पे लिखिए इंक्लूड एटलीस्ट 2 to 3 डायमेंशंस, इंक्लूड 2 to 3 डायमेंशंस एटलीस्ट। क्वेश्चन के हिसाब से आपको ढूंढना है कि क्या डायमेंशन बन सकता है। ओके, उसी में आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ जोड़ोगे कि भाई ये प्रॉब्लम था, इस पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। समझा? एंड देन लास्टली यू हैव, व्हाट वाज द लास्ट टाइप, जस्टिफाई। जस्टिफाई इज ऑल्सो वेरी इजी। जस्टिफाई में क्या है बेटा, 1 सेकेंड। जस्टिफाई का क्वेश्चंस को हाउ डू वी आंसर? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको कहता हूं कि स्टडी आईक्यूज आंसर राइटिंग वर्कशॉप इज वेरी यूजफुल टू स्टूडेंट्स। जस्टिफाई मतलब क्या हुआ कि आपको इस स्टेटमेंट के समर्थन में बोलना है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, स्टडी आईक्यू का आंसर राइटिंग वर्कशॉप अच्छा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं,
Justify means support the statement that is given in the question. Simply. Now you find the reasons कि आप कैसे उसको justify करोगे. For example, simple तरीके से समझो. You love your father more. Justify. मतलब क्या, आप किन कारणों के चलते अपने पापा को ज्यादा प्यार करते हैं एज कंपेयर टू योर मम्मा. तो वही है, जस्टिफाई में सपोर्ट दैट स्टेटमेंट. तो यहां पे लिखिए, कैंडिडेट हैज टू support the statement of the question, statement या idea of the question, and provide evidences for the same. कि क्या reasons थे. Idea of the question with supporting evidence. समझे फ्रेंड्स आप लोग? ये 5 मेजर क्वेश्चन टाइप्स हैं, बाकी भी बहुत सारे हैं, बट वी विल हैंडल 5 एट अ टाइम, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए एग्जांपल्स के थ्रू. सर जी प्लीज डिस्कस ऑल वंस अगेन. ठीक है, मैं एक बार, जो लोग लेट आए हैं आपके सहूलियत के लिए, लेट मी जस्ट डिस्कस वेरी ब्रीफली द होल थिंग अगेन. सो कमेंट में क्या है, यू आर सपोज टू जस्ट प्रोवाइड योर ओपिनियन. नाउ यू कैन टेक अ पॉजिटिव ओपिनियन और अ नेगेटिव ओपिनियन. ओके, कमेंट इज दैट ओनली कि आप, यू आर अलाउड टू गो अगेंस्ट द टॉपिक, बट अगेन गिव प्रॉपर रीजंस. जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज डन एक्सेप्शनल वर्क इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कॉमेंट. Now you can say no, India has not done sustainable development in the last 10-20 years, where we have ignored, for example, community participation. जहां पे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ है, या लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, या पोल्यूशन बढ़ा है. यू गो हेड, जस्टिफाई करो, मतलब सपोर्ट करो कि हाँ भाई हम क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हैं. या आप कहते हो कि नहीं, इंडिया हैज डन एक्सेप्शनल वर्क इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मे बी हम लिख सकते हैं कि हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कैसे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोचा गया है, या फॉर एग्जांपल कैसे भारत इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के थ्रू इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए हमेशा प्रयास करता है. दैट इज इट. यू कैन टेक अ काउंटर पोजिशन इन द कॉमेंट क्वेश्चन, बट रीजंस होने चाहिए. ये नहीं कि आंख बंद करके जो मर्जी आया लिख दिया, प्रॉपर रीजंस के साथ. दूसरा है एनालाइज. एनालाइज में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है, मतलब उस क्वेश्चन के पीछे क्या रीजंस हैं. क्या वो नेचुरल रीजंस हैं, मैन मेड रीजंस हैं, क्या वो फॉर एग्जांपल शॉर्ट टाइम पीरियड के रीजंस हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के रीजंस हैं. स्पेस के हिसाब से क्या वो हर जगह इक्वली अप्लाई हो रहा है, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अप्लाई हो रहा है. एनालाइज वही हुआ. ओके, तो आप यहां पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन बस आइडेंटिफाई करते हो. इसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है. फाइंड आउट द रीजंस, दैट्स ऑल. क्रिटिकल एनालिसिस में क्या है, रीजन पता करो, पर यह भी पता करो साइड बाय साइड कि वो कितना सत्य है. क्या वो पूरे राष्ट्र में एक तरीके से लागू होता है, क्या कहीं स्पेशियल वेरिएशन है. स्पेशियल वेरिएशन मतलब रीजन से रीजन, एरिया से एरिया के अलग अलग तरीके से इंपैक्ट कर रहा है वो. तो वो हुआ आपका क्रिटिकल एनालिसिस. फिर आपका आता है डिस्कस, जहां पे आप पेस्टल लगाते हो, अलग अलग पहलू ढूंढते हो. और फिर आता है जस्टिफाई, जहां पे आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आंख बंद करके सपोर्ट करते हो और रीजंस निकालते हो, फैक्ट बेस्ड रीजंस. ऑलराइट, नाउ ये फर्स्ट टाइम आप में से काफी लोग सुन रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा ना बहुत क्लोज साउंडिंग लगेगा कि सारे सर ये तो सब सेम लग रहा है, पर है नहीं. आज जब हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे डेफिनेट डिफरेंसेस सारे क्वेश्चन टाइप्स. ऑलराइट, तो ये रहा आपका कुछ 5 डायरेक्टिव वर्ड्स, द फर्स्ट 5 डायरेक्टिव वर्ड्स. नाउ एज फ्रेशर्स मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, प्लीज फॉलो करिएगा. जब आप आंसर लिखने जा रहे हैं, और मैंने प्रीवियस स्टूडेंट्स को बार बार ये कहा है, डू नॉट फोकस राइट नाउ ऑन योर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन. ओके, दैट इज अ वेरी मेजर मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स मेक. अभी आपको ये नहीं सोचना है कि सर हमको इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आ रहा, या सर कंक्लूजन में क्या लिखें. वो अभी आपका चिंता नहीं होना चाहिए. आपका चिंता होना चाहिए कि मेरा मेन बॉडी में हम कौन सा पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे. क्योंकि अगर मेन बॉडी हमारा सज गया, तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम आराम से ऐड कर सकते हैं उसमें. ओके, सो इनिशियल फोकस राइट नाउ शुड ऑलवेज बी ऑन द मेन बॉडी. अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हो, आई एम टोल्ड करीब 15-20 स्टूडेंट्स जो मेंस वाले हैं इस बार जुड़े हुए हैं. अगर आप लोग प्रीवियस से आप लोग देखते आए हो, तो आप लोग का मैं आंसर्स भी देखा हूं, यू हैव बिकम वेरी गुड एट दैट मेन बॉडी. तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने जो आप लोग का पढ़ा है, जो मेंस वाले बच्चे हैं, ऑल आई विल टेल यू सेपरेटली भी, हम आपके साथ सेपरेटली भी हमारे क्लासेस में मिल रहे हैं. तो वहां पे आपको इंट्रोडक्शन ना लंबा नहीं करना है. कुछ आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स लंबा इंट्रोडक्शन लिखते हो. इंट्रोडक्शन शुड बी 30 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए. तो उसके बारे में चर्चा करेंगे लेटर, बट मेन बॉडी शुड बी द फोकस राइट नाउ. चलो लेट्स स्टार्ट
सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ओके, इस सवाल को देखो थोड़ा। इट इज आस्किंग अस टू कॉमेंट। क्या कहा मैंने? कमेंट में आप या तो अग्री करो या डिसअग्री करो, पर रीजंस के साथ अग्री या डिसअग्री करो। अब सवाल क्या है? इन इंडिया हीट वेव वल्नरेबिलिटी इज इंक्रीजिंगली अ प्रोडक्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग का फेलियर रादर देन सिर्फ टेम्परेचर का राइज होना। तो आप डू यू अग्री या डिसअग्री? पहले ये सोचो कि नहीं नहीं, हमारा अर्बन प्लानिंग तो बहुत अच्छा है, हीट वेव सिर्फ गर्मी के चलते हो रहा है। इज दैट सो? या आप कह रहे हो नहीं नहीं, अर्बन प्लानिंग हमारा खराब है? जहां पे आप अर्बन प्लानिंग और हीट वेव सुन रहे हो, आपके दिमाग में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आना चाहिए। देखो, जनरेट करो पॉइंट्स। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस हो रहा है, शहरों में कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि लॉस ऑफ वेटलैंड हो रहा है। बैंगलोर में जो आपके लेक हुक है, उस पर आपने घर बना दिया जाके। डू यू सी दैट? मुझे 2-3 रीजंस बताइए आप लोग। चलो, ट्री कवर इज लूजिंग, यस। हाँ, कुछ रीजंस बताओ। फर्स्टली मुझे क्लास बताइए, डू यू अग्री टू दिस? यस, कि हाँ भाई, हमारा अर्बन प्लानिंग का तो फेलियर हुआ है कहीं ना कहीं। मुझे कोई 5 बुलेट पॉइंट बताओ। चलो चलो, सबसे पहला मैंने ही आपको बतला दिया, से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज कॉन्क्रीटाइजेशन। इसका आंसर भी लिखेंगे, इसके बाद एक मॉडल आंसर भी लिखते हैं। चलो, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्क्रीटाइजेशन। अब आपके मन में आएगा कि सर क्या यहां हमको, नाउ इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, कि क्या हमको यहां पे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक्सप्लेन करना चाहिए? नॉट नेसेसरीली। यू डोंट हैव टू बी लाइक, अच्छा क्योंकि कंक्रीट है तो एल्बिडो उसका कम है तो वो हीट ट्रैप करके रखा है, रात में छोड़ रहा है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को एक्सप्लेन करने जाओगे तो बाकी आपके रीजंस नहीं आ पाएंगे। तो आप यहां पे ना संक्षिप्त में लिखेंगे आप कि इंक्रीज कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ सिटीज लीडिंग टू लॉस ऑफ एल्बिडो लीड्स टू मोर ट्रैपिंग ऑफ हीट विच कॉजेज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक सेंटेंस में हमने उस पूरे भाव को कैप्चर कर लिया, रादर देन कि आप डायग्राम बना रहे हो और एक्सप्लेन कर रहे हो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। वो सब वहां नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 मार्क्स का है। मतलब रफली सोच लो 150 वर्ड आपको लिखने हैं बस। और जैसा मैंने कहा, यहां पे यू विल हैव टू फाइंड एटलीस्ट 3 to 4 रीजंस मिनिमम। और बताइए, एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स इज अ वेरी गुड आइडिया। लिखो यहां पे, लिखो एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स प्लस लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस, ओके, प्लस लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन सिटीज, ड्यू टू unscientific deforestation. That's a very good point. थर्ड पॉइंट बताओ कोई एक और किस कारण के चलते अर्बन प्लानिंग में कहां फेलियर हो रहा है? फाइनेंशियल डिस्पैरिटी इन अर्बन एरियाज मेक्स लो अर्निंग पॉपुलेशन मोर वल्नरेबल। अर्जुन, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए तो कैसे लिखेंगे? फाइनेंशियल डिस्पैरिटी नहीं लिख के कैन वी राइट सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी? सोचिए तो, सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना, सोशल स्ट्रक्चर में भी अगर आप नीचे सो कॉल्ड नीचे वाले तबके के हैं, तब भी तो आपके लिए ज्यादा स्ट्रेस है। लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखिए, रादर देन राइटिंग सिर्फ फाइनेंस, पैसा पे थोड़ी ना हो रहा है, सोशली भी तो आप, यू कैन बी लिविंग इन अ चौल, मुंबई में चौल है ना, यू कैन बी लिविंग इन अ चौल बट स्टिल हैव मनी इन द बैंक, बट बिकॉज यू आर लिविंग इन अ चौल यू आर मोर एक्सपोज टू हीट स्ट्रेस। यू कैन बी लिविंग इन धारावी एंड स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, बट क्योंकि आप धारावी में हो तो एक्सेस टू कूलिंग आपके लिए शायद लिमिटेड होगा। ऐसे सोचो, इट इज नॉट जस्ट पैसा, इट इज ऑल्सो सोशल मोबिलिटी। आप सोशल स्ट्रक्चर में कहां पे हो, करेक्ट? तो इसको ऐसे लिखिए, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी causes increased vulnerability of population in urban areas. Population in urban areas. बहुत बढ़िया। और बताओ, what else? Increased release of GHG. नहीं नहीं नहीं, वो तो बेटा the science behind global warming हो गया। I'm not interested in the science. I'm interested as to how planning failure is causing heat wave का vulnerability.
शहरों के लेवल पे प्लानिंग फेलियर कैसे हो रहा है? जैसे मुझे बताइए, आप लोग हीट एक्शन प्लान के बारे में सुने होंगे, है कि नहीं? हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद मॉडल सुना होगा कहीं ना कहीं। अब आप सोचो कि सिर्फ अहमदाबाद मॉडल ही क्यों पढ़ते हैं हम लोग? नागपुर मॉडल क्यों नहीं है? भोपाल मॉडल क्यों नहीं है? पटना मॉडल क्यों नहीं है? सो मे बी वी कैन से कि देखो, आपका हीट एक्शन प्लान जो है वो यूनिफॉर्मली आपके लिए इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है राष्ट्र के स्तर पे। सम स्टेट्स आर डूइंग वेल, सम स्टेट्स आर नॉट डूइंग वेल। हाँ कि ना, मुझे बताइए, वुड यू अग्री? अहमदाबाद मॉडल सिर्फ गुजरात के स्पेस में हुआ। व्हाट अबाउट से रोहतक का मॉडल, जयपुर का मॉडल, जैसलमेर का मॉडल कहां है? तो यहां पे लिखो कि डिफरेंस इन इंप्लीमेंटेशन, इन साइंटिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ हीट एक्शन प्लान एट द नेशनल स्केल। हीट एक्शन प्लान में क्या होता है? आपके स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जाता है, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास वगैरह कराया जाता है। वो हर जगह समान स्तर से थोड़ी ना हो रहा है। HAP नेशनली। और बताइए, गिव मी वन और टू मोर रीजंस, लेट्स सी। आई विल टेक स्टूडेंट वाला रीजन नाउ। डिप्लीशन ऑफ ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो इसी में आ गया बेटा। इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स हो गया आपका ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेसेस हो गया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो कवर कर लिया है। ये थोड़ा चैट जीपीटी वाला पॉइंट लग रहा है हमको, वो शब्द उसी के लग रहे हैं हमको, डिप्लीशन ऑफ ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सर लैक ऑफ रेस्ट एरिया फॉर गिग वर्कर, वो हीट एक्शन प्लान में ही आता है बेटा। हीट एक्शन प्लान में ही, जानते हैं हीट एक्शन प्लान में क्या होता है जिनको नहीं पता है? कि मान लीजिए आपका बहुत लू का प्रकोप चल रहा है, तो सबसे पहले हमारे जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जैसे बच्चे हो गए, उन लोग के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास लगा देते हैं। और वो लोग जिनको धूप में जाना ही है आमदनी करने के लिए, उनके लिए आप लोग अलग से इस तरह का जो आप कह रहे हो कि आप वाटर का से सर्विसेज देते हो, छांव बना के देते हो। जैसे रेन बसेरा होता है ना, वैसे ही गर्मी से बचने के लिए आप शेल्टर्स बना के देते हो। डॉक्टर्स हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होगा उसको कहा जाएगा अलग से एक वार्ड बना के रखो, ताकि हीट वेव के चलते आने वाला पेशेंट को हम जल्दी से हम स्टेबलाइज कर सकें। ये है आपका हीट वेव एक्शन प्लान के अंदर कुछ स्टेप्स जो होते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेशन, ओके ठीक है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, ऑलराइट, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन अर्बन सेंटर्स ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन, मतलब मोर पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू हीट वेव। ठीक है, फेयर एनफ पॉइंट, मोर पॉपुलेशन एक्सपोज्ड। फेयर एनफ, गुड पॉइंट। व्हाट एल्स? सर डेवलपमेंट ऑफ ओनली प्राइमेट सिटीज में इंक्रीज द पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन, वी जस्ट रोट दैट आर्यन। एंड प्राइमेट सिटीज, वेल डन आर्यन, गुड अर्जुन। लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट विद द अर्बन प्लानिंग, वही आ गया। वो आप सिनोनिम्स लिख रहे हो बेटा, मुद्दा वही है कि आप वेटलैंड्स और ग्रीन स्पेसेस को खत्म कर दियो। अगर करते तो ठीक से इंटीग्रेट करते आपका शहर और आपका ग्रीन स्पेसेस को। एनीथिंग एल्स? वेस्टर्न हैंगओवर ऑफ ग्लास्ड बिल्डिंग्स, ओह क्या बढ़िया, मेरा दिल का पॉइंट आपने बताया मयूर, एक्सेलेंट, दिस इज अ गुड पॉइंट। क्या बढ़िया पॉइंट है, देखिए नोटिस किए हैं आप लोग? चलो मैं तो गुड़गांव में रहता हूं, मैं आपको बताता हूँ। गुड़गांव में जितने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, उनके बिल्डिंग के सामने ना ये यूरोपियन आर्किटेक्चर ये लोग लगाए हैं। हम लोग ना आंख बंद करके कॉपी करते हैं, नकल में भी अकल चाहिए होती है। यहाँ पे लोग क्या किया है, जितना बड़ा बड़ा ऑफिस सब है, सब ना ऐसा ग्लास का फसाड लगाया है। मतलब बिल्डिंग रहा ये है बिल्डिंग, तो यहाँ पे ग्लास 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 है। इससे क्या हो रहा है, ज्यादा हीट ट्रैप हो रहा है, तो ज्यादा आप गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसके चलते आप ज्यादा एसी चला रहे हो। करेक्ट? व्हाट शुड बी डन कि यू गो हेड एंड क्रिएट हाउसेज नॉट अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न आर्किटेक्चर बट अकॉर्डिंग टू इंडियन सूट्स, इंडियन नीड्स, है कि नहीं? दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू हैव हीट स्ट्रोक्स ऑल्सो। कि अगर आपका एसी फेल हो गया या इंक्रीज टेम्परेचर रहा, तो लोगों को अंदर हीट स्ट्रेस होगा। ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां लिखिए, अनसाइंटिफिक डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये अर्बन प्लानिंग का मेजर प्रॉब्लम है। देखो, अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, नोटिस किया आप लोग ये ग्लास बिल्डिंग्स जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में,
वो एकदम बेवकूफी है भारत जैसे देश में। अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन प्लस हाई डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग्स। देखा क्लास? So these are some of the points that you would like to include. Why? Because you have agreed with the concept. आप कमेंट में बोल रहे हो हाँ, अर्बन प्लानिंग के फेलियर के चलते ही हीट वेव का वल्नरेबिलिटी है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो तो एक पहलू रहा। डज इट मेक सेंस टू यू? मुझे बताइए। वेस्टर्न हैंगओवर इज अ वेरी गुड पॉइंट मयूर, वेल डन। चमका आप लोग को। सुनाओ, सोचो, मैं अगर आपको एक और सवाल बोलता हूं, सपोज इफ वी राइट इन इंडिया vulnerability due to earthquakes is more due to poor infrastructure rather than say high seismic activity. सोचो, सपोज ये लिखो स्टेटमेंट को, इन इंडिया vulnerability due to earthquakes is more due to poor planning and construction rather than high seismic activity. अग्रीड? कि आपके यहां आप देखिए हिमालय के रीजन में, हिमालयन रीजन में आपके जो बिल्डिंग्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, या जो बनाए जा रहे हैं उनमें कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं किया जा रहा है, इट्स नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है, तो हल्का सा भी अर्थक्वेक आएगा आपका बिल्डिंग गिर जाएगा। देख रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हो? आप सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में, दैट इज इट, यू टेक अ पोजीशन एंड यू डिफेंड इट टू योर लास्ट ब्रेथ। मेक सेंस? ओके, तो ये रहा आपका कमेंट का क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है किसी को? पूछिए प्लीज। लेट्स लुक एट योर चैट। कोई इसमें डाउट है तो पूछो हमको, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। नो डाउट? फर्स्ट टाइम समझ में आया? एनालाइज का भी बताओ सर। हाँ, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले कमेंट तो सीखिए। कमेंट हुआ, अब एनालिसिस वाला देखो सवाल। चलो ओके, लेट्स लुक एट दिस सवाल। एनालाइज का सवाल है। एनालाइज में मैंने क्या कहा था? डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो, किसी भी स्टेटमेंट के अलग अलग पार्ट्स, रीजंस क्या हुए, दैट्स ऑल। आंख बंद करके वही करना है। तो देखो सवाल क्या पूछ रहा है, एनालाइज हाउ हिमालयन रीजन इज वल्नरेबल टू कंपाउंड डिजास्टर। कंपाउंड डिजास्टर मतलब एक डिजास्टर के चलते अगला, अगले के चलते तीसरा, 1 2 3 लिंक्ड है, डोमिनो इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। करेक्ट? मुझे बताइए क्या रीजंस होंगे इसके? सपोज मुझे नेचुरल रीजंस बताओ पहले। नेचुरल रीजंस एक एक करके बताओ। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, हाँ उसको बताइए। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड को हम देख सकते हैं कि हमारा हिमालय जो है एक टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में है या सीस्मिकली एक्टिव एरिया में है। ओके, जहां पे आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस चल रहा है, जिसके चलते जो फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए थे वो आज भी धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहे हैं। फोल्ड माउंटेन्स स्टिल अपलिफ्टिंग। बताइए, सिंपल सा रीजन जो आप लोग क्लास में पढ़े हो। तो इसके चलते हम क्या होगा, हमारा जितना अर्थक्वेक होगा, देखो इसके चलते आपका अर्थक्वेक होगा, इसके चलते आपका से लैंडस्लाइड होगा, इसके चलते आपका लैंडस्लाइड लेक्स बन सकता है। लैंडस्लाइड लेक्स बनेगा तो इसके चलते आपका लेक का ब्रीच होगा, और लेक का ब्रीच हुआ तो क्या इसके चलते फ्लैश फ्लड हो सकता है। ये पहला रीजन रहा, हमको सब में यही जोड़ना है, सेम थिंग, सब में यही जोड़ना है हमको। दूसरा बताइए, नेचुरल रीजंस में थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग को जोड़ सकते हो क्या क्लासेस में? इज देयर एनी वे वी कैन लिंक ग्लोबल वार्मिंग हियर? क्लाउड बर्स्ट के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे थोड़ा बताइए डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर शाहिद, कैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को जोड़ सकते हैं क्लाउड बर्स्ट के साथ? आप सही रास्ते पे हो। ग्लेशियल रिट्रीट, ठीक है, ओके। दूसरा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के चलते आपका ग्लेशियर का रिट्रीट हो रहा है, ग्लेशियर छोटा हो रहा है साइज में बेसिक, जिसके चलते आपका ग्लेशियर लेक बनेगा, जिसके चलते फिर से यही चीज, लेक ब्रीच हुआ, फ्लैश फ्लड होगा। माना ये बात, ठीक है। और कोई ग्लोबल वार्मिंग के चलते मुझे बताइए क्लास, आप ही लोग बताओ थोड़ा, ठीक है? सोच के बताओ।
बेसिक्स, आपको पता है कि वार्म एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, करेक्ट? जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हवा भी तो गर्म हो रहा है, तो यानी कि वो पहले के मुकाबले ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा। यानी कि ज्यादा मॉइस्चर जब हिमालयाज को आके हिट करेगा तो ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी तो लैंडस्लाइड का रिस्क ज्यादा, और फिर वही स्टोरी शुरू हो गया। सिंपल सा चीज है। कैन वी राइट दिस कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यू हैव वार्म एयर होल्डिंग मोर मॉइस्चर, जिसके चलते आपके रेन्स ज्यादा होंगे, या आपका क्लाउड बर्स्ट का खतरा बना रहेगा, जिसके चलते फिर से आपका फ्लैश फ्लड का इशू हो सकता है। देखो, 3 नेचुरल रीजंस हमने हाथों हाथ निकाले हैं, और बताइए। डैम बर्स्ट ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लडिंग इन लोअर रीजन्स। आरआईएस कह रहे हैं आप रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी, वो नेचुरल रीजंस में नहीं लिखेंगे ना, वो तो मैन मेड रीजंस में लिखेंगे। अभी तो नेचुरल वाला बताइए ना 3-4। आप आरआईएस, आप पॉइंट सही है, बट विल राइट इट इन द एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस। एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हैं, तो एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट तो इसी में आएगा बेटा, ये वाला। एल्बिडो नहीं, आप आइस लॉस फीडबैक लूप के बारे में लिखोगे। ये जो ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आइस लॉस फीडबैक लूप के चलते आपका ग्लेशियर का साइज घट रहा है, जो आपने एल्बिडो के चैप्टर में पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पहले आइस मेल्ट हुआ, आइस के नीचे क्या है? पत्थर। एल्बिडो उसका कम, हीट अब्सॉर्ब करेगा, लोकलाइज्ड मेल्टिंग ज्यादा होगी। वो कॉन्सेप्ट एक सब पार्ट हुआ, वो तो इसी में आप ऐड करो। एनीथिंग एल्स? एवलांचेस, ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हैं आप। मोर एवलांचेस, इरेटिक रेनफॉल, मोर एवलांचेस प्लस इरेटिक रेनफॉल। ठीक। अब बताओ ह्यूमन मेड रीजंस। ह्यूमन मेड रीजंस बताइए, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस। यहां पे आप लिख सकते हो एक एक करके। डिफॉरेस्टेशन होगा, जितना डिफॉरेस्टेशन करेंगे उतना स्लोप स्टेबिलिटी खराब हुआ, क्योंकि पेड़ का रूट नहीं रहा। स्लोप स्टेबिलिटी नहीं हुआ तो आपका से मास वेस्टिंग का इवेंट्स हो सकता है, लैंडस्लाइड इत्यादि ज्यादा होगा, है कि नहीं? दूसरा लिखिए, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, पढ़े हो रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी क्लास? इसके चलते फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। थर्ड बताइए। सॉइल इरोजन को कहीं जोड़ सकते हैं, सॉइल इरोजन, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड डिजास्टर्स की, तो सॉइल इसमें बनता है कि जितना ज्यादा पेड़ काटेंगे आप, उतना ज्यादा आपका सॉइल अनस्टेबल हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा। फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से हिमालय भी डिग्रेडेड होता चला जा रहा है। तो लिखिए यहाँ पे, जितना डिफॉरेस्टेशन करोगे आप, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करोगे आप, इसके चलते आपका सॉइल इरोजन का खतरा भी बना हुआ है, जिसके चलते आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लिमिटेड होगा। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ माउंटेन्स, कैसे जोड़ रहे हो कमर्शियलाइजेशन ऑफ माउंटेन्स? इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, यही वाला point, ठीक, ओके। कैन वी कनेक्ट टूरिज्म? ऑफ कोर्स वी कैन कनेक्ट टूरिज्म, 100%। देखो बेटा, कैसे अब टूरिज्म को कनेक्ट करना है। जितना ज्यादा आप टूरिज्म प्रमोट करोगे, टूरिस्ट के लिए क्या चाहिए होता है आपको? उसका रहने खाने का जगह, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड। यानी कि आप फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करोगे, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स करोगे आप। ये इसी का सब पार्ट हुआ कि आप रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स करोगे, ज्यादा होटल बनाओगे, ज्यादा होम स्टे बनाओगे, साथ में आप देखते हैं पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जिसके चलते हिमालय में जो पानी का स्रोत है वो कंटेमिनेट होगा। लिखो यहाँ पे, टूरिज्म के चलते आप रोड वाइडनिंग ज्यादा करोगे, साथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करोगे। इसके चलते अब पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है,
जिसके चलते कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज होगा, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज है कि नहीं? पहाड़ में कहाँ से आप ग्राउंड वाटर निकालोगे? पहाड़ में यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रीम वाटर। अब स्ट्रीम वाटर ही गंदा हो गया तो फिर पूरा पहाड़ का जो कम्युनिटी है उसका तो तहस नहस कर दिया आपने। उसका तो मिस्टेक भी नहीं था, पर इट इज फेसिंग अ डिजास्टर। मेक सेंस? मोर यूज ऑफ प्लास्टिक, हाँ इसी में आ जाएगा। पोल्यूशन में आप हर तरह का पोल्यूशन लिख सकते हो, प्लास्टिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अरे मैं आपको बताता हूँ क्लास, सुनिए ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आर्टिकल याद आया जब ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उत्तराखंड में मुंशियारी, नाम सुने हो मुंशियारी का? इसका तो चल नहीं रहा है। मुंशियारी नाम सुने हैं? आप लोग सर्च करो। उत्तराखंड में मुंशियारी ना बहुत दूर है, वेरी हाई। मतलब वहां पे दिल्ली का टूरिस्ट टूरिस्ट बहुत कम पहुंच पाता है, क्योंकि हम खुद गए हुए हैं, आपको हम बता रहे हैं। मतलब नैनीताल से आपको दिन भर गाड़ी चलाना पड़ेगा तब जाके मुंशियारी पहुंचेंगे आप। तो जितना दिल्ली का पार्टी है ना, वो लोग नैनीताल भीमताल देख के खुश हो जाता है। मुंशियारी बहुत कम लोग जाते हैं। फिर भी जानते हो, मुंशियारी में 1 साल का रिसर्च कराया गया था रिसेंटली, जहां पाया गया कि वहां पे आपके बेंजीन इत्यादि जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इत्यादि हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जो है, उन लोग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके चलते मुंशियारी का हवा भी अब पॉइजनस होता चला जा रहा है। सोचिए, हिमालय का एकदम मतलब हायर हिमालयाज में हो आप, और थोड़ा बहुत टूरिज्म ही पहुंचा है वहां पे, फिर भी आपका वहां का हवा खराब हो चुका है। तो ओवर टूरिज्म का तो प्रॉब्लम हमेशा हिमालय को फेस करना पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं कंपाउंड डिजास्टर हो गई, आपका सॉइल खराब हुआ, पानी खराब हुआ, एयर खराब हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल मुंशियारी एयर पोल्यूशन। ये अभी न्यूज में आया था, आप लोग चेक करना, गूगल न्यूज पे आएगा ये, मुंशियारी एयर पोल्यूशन। ठीक है, बेंजीन इत्यादि गैसेस का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पाया गया। कोई है मुंशियारी का यहाँ पे? मेक सेंस? यू सी हाउ वी हैव गॉन अहेड एंड ब्रोकन डाउन दिस सिंपल टॉपिक, रादर देन। अब देखो, अगर आपको नहीं पता होता तो आप लोग क्या करते? आप लोग ज्यादा से ज्यादा अर्थक्वेक के बारे में लिखते, क्लाउड बर्स्ट के बारे में लिखते, खत्म। बट इट इज आस्किंग मी कि एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब कि सिर्फ एक पहलू से मत देखो, इसके पीछे क्या कारण है उन सबको एक साथ आइडेंटिफाई करो। मेक सेंस? चमका आप लोग को? तीसरा सवाल देखो, चलो अब देखिए। नेक्स्ट, डिस्कस। मैंने क्या कहा था? डिस्कस में आंख बंद करके पेस्टल एनालिसिस लगा दो, ज्यादा सोचना नहीं है इधर। तो डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कि भाई फॉरेस्ट कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमको हेल्प करता है, और कैसे बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में हेल्प करता है। अब मुझे बताओ यहाँ पेस्टल का कोई एक दो पॉइंट बताओ। चलो आप ही लोग पहले शुरू करो। चमका आपको? गुड। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन सोमी कह रही है, ठीक है, व्हाट एल्स? ठीक है, सोमी का हम पहले पॉइंट लिखते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। फेयर एनफ, ठीक है। रादर देन सीक्वेस्ट्रेशन बेटा, फॉरेस्ट इज अ कार्बन सिंक ओनली, नो? फॉरेस्ट, सॉइल, ओशन, ट्री, ये सब तो कार्बन सिंक ही है ना जी, कार्बन को स्टोर करके रखता है। करेक्ट? तो लिखो, रोल ऑफ फॉरेस्ट एज कार्बन सिंक by trapping atmospheric carbon dioxide, trapping CO2. What is the difference between sink and sequestration? हमने शायद प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ये। What is the difference बेटा? कार्बन सिंक और सीक्वेस्ट्रेशन का डिफरेंस क्या हुआ? कोई बताइए तो जल्दी से। बताना हमको चैट पे। दूसरा बताइए, फॉरेस्ट कैसे क्लाइमेट मिटिगेशन में हेल्प करता है? हिंट दे रहा हूं, आंसर आप ही बताओगे। मैं हिंट दे रहा हूं, ये है भारत, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है साउथ वेस्ट मानसून। हिंट है ये आपका, मुझे आंसर बताओ। व्हाट एम आई पॉइंटिंग टू? क्या पॉइंट मैं आपसे चाह रहा हूं, मुझे बताओ। वेस्टर्न घाट्स और साउथ वेस्ट मानसून आपस में कैसे जुड़े हैं? इवेपो ट्रांसपिरेशन इज वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट।
इवेपोट्रांसपिरेशन, फॉरेस्ट वेजिटेशन ये इवेपोट्रांसपिरेशन करते हैं। जिनको नहीं पता है सुनिए क्लास, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेस्टर्न घाट्स ना हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ, ठीक है। बाकी भी फॉरेस्ट हैं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं। अब जैसे हम और आप पसीना आता है ना हम लोग को, तो सेम चीज प्लांट्स करते हैं, वो लोग भी बहुत सारा मॉइस्चर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो क्या हुआ कि मान लो यहां से, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो यहां से साउथ वेस्ट मानसून से 100 लीटर पानी आ रहा था, तो इस वेस्टर्न घाट्स की इवेपो ट्रांसपिरेशन के चलते, क्योंकि इतना सारा मॉइस्चर ये लोग रिलीज कर रहा है, मान लो यहाँ पे 5 लीटर पानी और रिलीज हुआ, तो भारत को 105 लीटर पानी का रेनफॉल मिलेगा। इट हेल्प्स इंडियन मानसून। अब आप खुद सोचो, इफ नो फॉरेस्ट नो इवेपोट्रांसपिरेशन, नो इवेपोट्रांसपिरेशन लेसर रेनफॉल, सो फॉरेस्ट्स एड इन स्ट्रेंथनिंग मॉनसून्स। यहां पे लिखिए रोल ऑफ फॉरेस्ट्स इन, इसको कहेंगे माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है। यहां पे लिखो एग्जाम्पल इवेपोट्रांसपिरेशन स्ट्रेंथनिंग इंडियन मॉनसून्स। एक और बताओ कोई रीजन आप लोग। पॉइंट नंबर 3, यस। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में फॉरेस्ट कैसे हेल्प करेगा? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट क्या है उसके लिए? हैबिटेट। तो लिखो रोल ऑफ फॉरेस्ट इन प्रोवाइडिंग फिजिकल हैबिटेट, हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। अब बाघ मेरे ड्राइंग रूम में थोड़ी ना रहेगा, है ना, जंगल में ही तो रहेगा, तो हैबिटेट चाहिए ना उसको, तो कहाँ मिलेगा? जंगल से। रोल ऑफ फॉरेस्ट इन एज अ हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। बढ़िया, फोर्थ पॉइंट बताओ। मैंग्रोव्स के बारे में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं। मैंग्रोव्स, ओके, लिखिए यहां पे क्लाइमेट मिटिगेशन, यानी कि दे एक्ट एज ब्रेक वाटर इन कोस्टल एरियाज, ओके। प्लस कार्बन सिंक का काम करता है ये, प्लस इकोटोनल रीजन है ये, बायोडाइवर्सिटी काफी यूनिक होगी इस जगह की, इकोटोनल रीजन है ये पॉइंट आप मैंग्रोव्स प्लस कोरल रीफ दोनों के लिए लिख सकते हो, व्हाई नॉट। कोरल रीफ इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, आपको पता है। दैट्स अ गुड पॉइंट, कैसे मिस हो गया मुझसे ये, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? सर हिंदी वालों को नहीं बता रहे हो बेटा, हम पूरा हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बस लिख रहे हैं इंग्लिश में। अब जैसे अब मिटिगेशन का हिंदी तो हमको नहीं पता है, मैंग्रोव का हिंदी हमको भी नहीं पता है, कोरल रीफ का हिंदी नहीं पता है हमको, पर समझने को आप समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एड्स पेडोजेनेसिस, ठीक है। रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्रिएटिंग सॉइल, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्रिएटिंग सॉइल। हिंदी वालों के लिए इस तरह का कोई आंसर राइटिंग वर्कशॉप नहीं होता है क्या? प्रिवेंटिंग फ्रॉम फ्लड्स, ठीक है। सॉइल, फ्लड प्रिवेंशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इकोसिस्टम सर्विसेज लिख लो, इन सब का तो एक ही टर्म हुआ, इकोसिस्टम सर्विसेज। हिंदी वालों स्टूडेंट्स हमको बताइए, तो आप लोग का कुछ इस तरह का नहीं होता है क्या आंसर राइटिंग वर्कशॉप? हिंदी वाला बच्चा सब, आप लोग का होता है कुछ आंसर राइटिंग वर्कशॉप जैसा? अंजलि आप बताओ बेटा, ये नहीं होता है क्या? क्लास है, गुड आंसर्स मिले हमको, दैट इज इट। आपने बस सारे वो रीजंस निकाल दिए, पेस्टल निकाल के निकालो, खत्म कर दो। हिंदी वालों के लिए नहीं होता है, शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, अच्छा वो आपने बताया हमसे। मैं हिंदी वाले एक सर या मैडम किसी को बोलता हूँ, वो आपके लिए होल्ड करेंगे, क्लिष्ट हिंदी में हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आया क्लास, मुझे बताइए। नाउ एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ फ्रेशर्स, ध्यान से सुनिए। अभी ना आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा ये, क्योंकि पॉइंट्स हम जनरेट करके आपको बता रहे हैं, पर कठिनाई वहीं आप लोग फेस करेंगे कि आप लोग पॉइंट्स जनरेशन में आपको नहीं मिलेगा पॉइंट, ओके। इसीलिए हम कहते हैं प्लीज फोकस करिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे,
जब बेसिक क्लियर रहेगा ना कि अच्छा ये चीज से ये हो रहा है, ये चीज से ये हो रहा है, तब आपके लिए पॉइंट्स आसानी से आप जनरेट करोगे। देखो हमने कहीं पे भी कोई करंट अफेयर्स अभी तक इंक्लूड किया है? कोई भी करंट अफेयर्स इंक्लूड किया अपने आंसर में? वी आर जस्ट राइटिंग कोर कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट्स। अब इसी में आपको वैल्यू एडिशन करना होता है थोड़ा करंट अफेयर्स लगा के, लिटिल बिट ऑफ करंट अफेयर्स। इसीलिए हम कहते भी है करंट अफेयर्स का रोल सपोर्टिंग हुआ। यहां पे आप ये नहीं लिखोगे कि भाई आपका से फॉरेस्ट के चलते कार्बन सिंक भारत का एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, हम लोग 3.5 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने का सोच रहे हैं, नहीं। वो आपका एक सपोर्टिंग पॉइंट आएगा कि देखो भारत के एनडीसी में हमने कमिटमेंट दिया है कि हम एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। दैट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट्स इन फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नाउ डज इट मेक सेंस टू यू? Sir, are you ignoring my little doubt? I never ignore anyone. I am doing multiple things, no? So sometimes I might miss the question. आप फिर से बता दो, I'll answer your question. I never ignore any question. Ignore क्यों करेंगे? हम तो सीखने सिखाने आए हैं यहाँ। ना दिल पे नहीं लेना चाहिए। बताइए, क्या सवाल है आपका? हम पहले सवाल कर ही देते हैं। रियलमी का सवाल है। रियलमी का सवाल है, हाउ मच डायमेंशन शुड आई राइट इन 10 to 15 मार्कर? ओके, सो आई टेल यू, रियलमी. So in a 10 marker, for a pastel technique answer, use 2 to 3 dimension, okay? Less than 30 words each. For a 15 marker, go for at least 4 to 5. यही डिफरेंस है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। और ध्यान रखेंगे हर एक डायमेंशन के साथ एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी लगाने का प्रयास करो इन सिंपल वर्ड्स, ब्रीफ में, संक्षिप्त में ही, पर हर एक चीज के साथ कुछ डेटा, कुछ एग्जाम्पल लगाने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल। सो इन 10 मार्कर 2 से 3 डायमेंशन, इन 15 मार्कर 3 से 4 डायमेंशन एनफ है। 20 मार्कर ऑप्शनल के पेपर्स में आता है, वहां पे कहा जाता है कि भाई 5 से 6 डायमेंशन निकाल के बताओ। दैट इज इट। कार्बन सिंक के नीचे क्या लिखा है? माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट, जैसे आप देखोगे ना कि आप जब जंगल के पास जाते हो आपको थोड़ा ठंडा लगता है एज कंपेयर टू योर शहर। क्यों है? क्योंकि ग्रीन स्पेसेस आर एबल टू रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ हीट। एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट। आप लोग जब एल्बिडो का लिस्ट लिखाया होगा मैंने आपको, तो मैंने लिखाया था ना कि फॉरेस्ट कवर, तो दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ हीट, शेड प्रोवाइड करता है। करेक्ट, ठीक है, ये रहा डिस्कस का मुद्दा। अब देखिए, अच्छा ये भी डिस्कस ही, इंडियन मॉनसून इज बिकमिंग लेस प्रेडिक्टेबल बट मोर इंटेंस, डिस्कस द ज्योग्राफिकल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। बताओ इसको। सर अगर आंसर्स में डायग्राम मिनिमम रखें तो इशू है क्या? इससे मार्क्स कट सकते हैं? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, ज्योग्राफी के आंसर में मैप, डायग्राम, एग्जाम्पल, एविडेंस का बहुत महत्ता होता है। और मैं आपसे ना एक बात मैं बताता हूँ, आप लोग को लगता है ना कि बड़ा एकदम कारीगरी करना होता है यहाँ पे, डायग्राम, भारत का मैप ऐसा 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 ऐसा, कुछ नहीं करना होता है, उतना समय नहीं मिलता है। अगर आपको कोई पार्टी कह रहा है, कोई स्टूडेंट या कोई फैकल्टी कह रहा है ना कि भारत का मैप को एकदम परफेक्ट बना के दिखाओ, तो उन्होंने शायद नहीं पता है उनको, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना समय नहीं मिलता। आप टॉपर्स का पेपर जाके देखोगे ना, तो कुछ कुछ में लगेगा वो भारत का मैप भारत जैसा दिख भी नहीं रहा है, पर उन्होंने आपको पॉइंट कम्युनिकेट करना है बस। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? आप ऐसा ही बना दो, बस इतना ही कर दो आप, ये भारत माना जाता है। नेवर थिंक दैट आई हैव टू ड्रॉ द मोस्ट परफेक्ट डायग्राम, ईदर इन जीएस और इन ऑप्शनल। डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपना इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकें। ये आर्किटेक्चर का एग्जाम थोड़ी ना है कि आप यहाँ ऑटो कैड का डायग्राम बना रहे हो बैठ के। इट्स नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। बी रफ, बी जनरल, फिनिश। पेपर फिनिश करने में प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। जो लोग मेंस लिखोगे इस बार, आई होप यू डोंट फेस दैट प्रॉब्लम, बट मेनी स्टूडेंट्स फेस इट एवरी ईयर, दैट यू कांट फिनिश द पेपर ओनली बिकॉज द पेपर इज सो लेंथी। आप आंसर जानते हो काफी दफा, क्या जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, कि आपने एक आंसर लिख लिया, फिर आप बढ़ गए दूसरे आंसर की तरफ, उस आंसर को लिखते लिखते अचानक से एक ब्रेन वेव आता है कि अरे उस आंसर में ये वाला पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते थे। उसको भी आप, उस टेंडेंसी को भी दबाना है। नहीं तो होता क्या है, आपने आंसर लिख लिया मान लो इतना सा, आप बढ़ गए आगे, फिर आपको अचानक याद आया कि अरे ये पॉइंट जोड़ सकते थे। अब यहाँ पे आप जाओगे ना, फिर आप ये सब करोगे, ये सेंटेंस लिखा है, फिर यहाँ पे ऐसे करके इतना इतना गुचू गुचू गुचू, फिर हो गया वो नीट अनक्लीन आंसर हो गया। जैसे मैं आपको एक सजेशन देता हूं, प्लीज आप लोग ये सेशन के बाद, टॉपर एक थे अनुदीप दुरी शेट्टी, ठीक है,
ही इज आई थिंक इन तेलंगाना कैडर राइट नाउ, IAS रैंक 1। उनका आंसर शीट देखो, ऑनलाइन अवेलेबल है। एक चीज आप देखोगे कि उन्होंने आंसर्स में जो पॉइंट्स है ना, वही पॉइंट्स लिखे हैं जो हम और आप जनरेट कर रहे हैं, पर उनका लिखने का शैली एकदम क्लीन है, कट 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 आप पढ़ते चले जाओगे। तो इसीलिए उन्होंने हेवी मार्क्स स्कोर किया। ऑफन इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द नॉलेज, इट इज अबाउट द प्रेजेंटेशन। एंड आई फाइंड दिस अ बेसिक प्रॉब्लम कि आप लोग में से काफी सारे जो आंसर्स लिखते हैं, इट इज वेरी क्लटर्ड। I don't want cluttered answers. Impress me with your answers. Make it very, very एकदम neat, clean, point wise, with example, underlining किया हुआ। पढ़ने को अच्छा लगना चाहिए इवेल्युएटर को, वो आपको जरूर मार्क्स देगा। आप भले ही बहुत अच्छा आंसर लिख के आए हो, पर वहां पे घिचपिच करके आए हो, तो नहीं देगा वो आंसर। तो आप देखना अनुदीप दुरी शेट्टी का क्वेश्चन, उनका आंसर शीट्स। सर कौन? कुड यू टेल द नेम? अनुदीप दुरी शेट्टी, ओके, ऑल इंडिया रैंक 1, presently I think is the district magistrate of some district, Hyderabad or some place। हाँ भाई बताइए, भारत क्यों? इसका जानते हो आंसर कहां से मिल सकता है आपको? क्लास कल शाम में ही मैंने स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे एक डिस्कशन किया था कि भारत का मॉनसून, जैसे आपको पता होगा, अभी स्थगित है, डिलेड चल रहा है थोड़ा। तो हमने 5 मुख्य कारण आइडेंटिफाई किए थे कि भारत का मॉनसून क्यों डिले हुआ है। इनफैक्ट आप लोग को शायद पता भी होगा कि जून का पहला महीना, पहला 17 दिन में, हम लोग आज कौन सा डेट है, 20 तारीख, जून 1 से जून 17 जो कम बारिश हुआ है ना, तो ऑलरेडी हम लोग 38% डेफिसिट पे। और IMD के अनुसार ये 38% बढ़ के आने वाले दिनों में 45% डेफिसिट तक जा सकता है। मतलब पहले सालों के मुकाबले इतना परसेंट कम बारिश हो रहा है इस बार। तो उसके पीछे 5 मुख्य कारण मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला है एल नीनो का ऑपरेशन, करेक्ट। थोड़ा क्लास एक आंसर करोगे आप लोग? एल नीनो में, एल नीनो में ये जो WPP है, ये पैसिफिक ओशन के ईस्ट पे बनता है कि वेस्ट पे बनता है? थोड़ा देखें तो आप लोग का बेसिक्स। जो वेस्ट कह रहे हो फिर आप गलत कर दिए ना। पैसिफिक ओशन तो ये रहा ना बेटा, यहां पे है आपका साउथ अमेरिका, यहां पे है ऑस्ट्रेलिया, तो WPP यहां बन रहा है ना, तो ईस्ट हुआ ना ये। एल नीनो में आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? बताइए तो थोड़ा। काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा बेटा? काउंटर इक्वेटोरियल बनता क्यों है? स्लोप के चलते ना। जितना पानी यहां से वहां धक्का मार के गया तो स्लोप बना, तो उसी में स्लोप में पानी दौड़ता है ना। वीकेस्ट होता है एल नीनो में, वीकेस्ट होता है इनफैक्ट। देयर इज नो स्लोप, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अमित। बेसिक्स, दैट इज द पॉइंट बच्चा। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो फिर आंसर राइटिंग तो भूल ही जाइए आप। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एल नीनो का ऑपरेशन है। दूसरा आप देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल। मुझे बताइए किस केस में इंडोनेशिया को ज्यादा बारिश मिलती है? पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल या नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल? इंडोनेशिया को किस में ज्यादा बारिश मिलेगा? नेगेटिव इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। थर्ड रीजन जो अभी चल रहा है आपका सोमाली जेट, इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सोमाली जेट इज वेरी वीक। फोर्थ रीजन है ड्राई वेस्टर्ली विंड्स आ रहे हैं। और पांचवा रीजन है मैडन जूलियन ऑसिलेशन का इनएक्टिव फेज चल रहा है अभी। जब हम कहते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन का इनएक्टिव फेज, तो मतलब वो राइजिंग आर्म हुआ कि डाइविंग आर्म हुआ? थोड़ा बताइए। इनएक्टिव फेज में राइजिंग आर्म या डाइविंग आर्म? डाइविंग आर्म इज करेक्ट। अब देखो, आप में से काफी लोग होगा, आप लोग अपना सिर पकड़ लिया होगे अभी कि सर हमको तो पता ही नहीं है सब कि क्या होता है एल नीनो, क्या है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। तो फॉर दैट, अगर आप हमारे साथ ज्योग्राफी GS पढ़े हो, ऑप्शन पढ़े हो, तो आपको वो रटा दिया है मैंने। बट पहले ना कोर कॉन्सेप्ट फिनिश करो, तभी आप उम्मीद भी रख सकते हो कि हम आंसर लिख पाएंगे। नहीं तो फिर वहां पे अंग्रेजी चमकाने गए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, हम सच बता रहे हैं आपको। आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स, डू नॉट शो ऑफ योर वोकैबुलरी स्किल्स हियर। फॉर दैट यू हैव दी CSAT पेपर, उधर जाके अपना सारा अंग्रेजी झाड़ो। यहाँ पे यू हैव टू गिव मी एक्शनेबल पॉइंट्स। मेक सेंस?
जेट स्ट्रीम नॉट शिफ्टिंग, हाँ, जेट स्ट्रीम नॉट शिफ्टिंग इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वुड अप्रोच दिस। अगेन कॉजेज हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब कॉन्सिक्वेंसेज लिखो यहाँ पे कि आपका मॉनसून कैसे अनप्रिडिक्टेबल होता चला जा रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्लाइमेट विप्लैश के बारे में। आप लिख सकते हैं कि देखो मॉनसून सीजन में एवरेज रेनफॉल उतना शिफ्ट नहीं कर रहा है, पर टाइम के सेंस में शिफ्ट कर रहा है। पहले क्या होता था, प्रेडिक्टेबल था बारिश का एक एक्टिविटी। अब क्या होता है, 5 दिन एकदम बारिश नहीं हुआ, छठा सातवां आठवां दिन भर के बारिश हो गया, जिसके चलते कम टाइम पे ज्यादा बारिश हुआ तो आपके अर्बन एरियाज पूरे फ्लडेड हो जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है क्योंकि कम टाइम पे ज्यादा बारिश हो रहा है। तो वो भी लिख सकते हैं कि आपका टाइम के सेंस में वेरिएबिलिटी अब मॉनसून हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पेस जगह के सेंस में भी अब मॉनसून का वेरिएबिलिटी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे इसी बार देखिए, इस बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मॉनसून जो था पहले अंडमान निकोबार को हिट किया, बाद में आया केरला पे। जो जानते हैं दोस्तों, मतलब हम लोग जब पढ़ना शुरू किए हैं मॉनसून से, ये रेयरली हुआ है कि अंडमान में पहले बारिश पहुंच गया और केरला अभी भी बारिश नहीं एक्सपीरियंस किया है। Why is this happening? Because of unpredictability due to global warming. So those concepts have to be included in your answers. Did it make sense to you? चमका आप लोग को? Okay. Now I'm gonna give you a homework. Okay. ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जस्टिफाई वाला सवाल है। जस्टिफाई मतलब आंख बंद करके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो, बस। You have to support whatever is written here. मैं अगर यहां लिखूं कि sun rises from the west, justify, you will have to say हाँ sun rises from the west। अब बताओ कैसे? मुद्दा वही है, अगर क्रूडली समझाऊं तो देखो स्टेटमेंट क्या है। प्लास्टिक पोल्यूशन इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स फेलियर अक्रॉस द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक। लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, इसमें आपका प्लास्टिक का पोल्यूशन को लेके स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यू शुड बी टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्रिटिसिज्म करना है ईपीआर के बारे में। यहां आपको लिखना है कि कैसे मेरा सर्कुलर इकोनॉमी काम नहीं कर रहा है, कि हो सकता है कि आपका प्लास्टिक कलेक्शन में कहीं प्रॉब्लम है, वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हो, प्लास्टिक चला जा रहा है आपका वेट वेस्ट के साथ। घर में आप लोग देखते हो ना ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। वेट वेस्ट क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे आप आम खाए तो फिर आम का जो गुठली वुटली है वो क्या हुआ, वेट वेस्ट हुआ। पर आप चिप्स खाए, चिप्स का जो पैकेट हुआ वो क्या हुआ, ड्राई वेस्ट हुआ। तो ज्यादातर क्या हो रहा है, आपका प्लास्टिक वेट वेस्ट के साथ ही चला जा रहा है। तो जब वो सेग्रीगेट ही नहीं हो पा रहा है तो उसको हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे, रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक तरीका रहा कि फॉल्टी सेग्रीगेशन। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आज हमारे पास प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए सर्विसेज पैन इंडिया लेवल पे उपलब्ध नहीं है। आज भी ज्यादातर प्लास्टिक को इंसिनरेट कर दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है, जिसके चलते और डेंजरस गैसेस एमिट होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। तो दैट इज इट, यू हैव टू गो अहेड एंड सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कि कैसे मेरा प्रोडक्शन से लेके यूज तक ये जो प्लास्टिक का लाइफ साइकिल है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल फेलियर, ड्यू टू पॉलिसी फेलियर। पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पब्लिक में डिसिप्लिन नहीं है, मिशन लाइफ बस नाम मात्र रह गया है। भर के क्रिटिसिज्म करो इसमें, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको कुछ हिंट दिया है, गो अहेड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जहां तक हमने जो बुलेट पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, सबको लेके एटलीस्ट 150 शब्द का आंसर लिखने का प्रयास तो करो। मेक अ स्टार्ट, डरो मत, आंसर राइटिंग इज इजी। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, गुड आंसर इज तैयार, नीटली लिख दो बस। मेक सेंस? मुझे बताइए फ्रेशर्स, डिड यू फाइंड दिस क्लास यूजफुल? मैं हर बार अपने स्टूडेंट से पूछता हूं बिकॉज ये क्लास का मुद्दा ही आप लोग के लिए। ऑलराइट, आई वांट माय स्टूडेंट्स to go to mains and get marks. Okay, no other institute is doing this exclusively for students. I want to do this because मुझे पता है आप लोग को फायदा होगा इससे। आप लोग को कोई नहीं बताता है ये बात, मुद्दा यही है। यूजफुल हुआ? अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसे आज हमने कमेंट किया, एनालाइज किया, डिस्कस किया, क्रिटिकली एनालाइज किया और जस्टिफाई किया। नेक्स्ट वी विल लुक एट इवैल्यूएट, एग्जामिन,
इलैबोरेट, असेस और कंपेयर कॉन्ट्रास्ट। ये आपके मेजर क्वेश्चन टाइप्स हो जाएंगे। देन यू आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई सम टेक्निक्स। फिर जो तीसरा क्लास होगा उसमें कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, जैसे स्वॉट टेक्निक है, पेस्टल मैंने आज आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, 3WC टेक्निक है। We'll do all of that together. Okay. As I said, this entire thing will be available here on my Telegram, Bhuvan Study IQ. Okay. Same name से मैं Instagram पे उपलब्ध हूँ. Alright. Reach out to me. It is my happiness. मेरा को खुशी मिलेगी अगर मेरा स्टूडेंट हमको डाउट पूछता है. ओके ये यहाँ पे मैं बनाए हूँ आप लोग के डाउट्स के लिए। जाने से पहले बस याद दिलाना चाहूंगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच 2027, 28 और 29 के स्टूडेंट्स के लिए वी हैव कंप्लीटेड आवर ओरिएंटेशन क्लासेस। नया बैच शुरुआत हो गया है, इसका एडमिशंस क्लोज होने वाला है। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, वेयर द पॉइंट इज दिस ओनली बेटा, ऑप्शनल का सिलेबस उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि उस सिलेबस को हमको आंसर में लिखना डिफिकल्ट है, और वो हर ऑप्शनल के लिए, ठीक है। और एवरी ऑप्शनल इज इजी ओनली, बट आर यू एबल टू राइट इज द डिफिकल्ट पार्ट। सो जो सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ इंटरेस्टेड हो, दिस इज माई फोन नंबर, अपना यहाँ भेज दीजिए, अपना मेरे इंस्टाग्राम पे ईमेल पे अपना फोन नंबर भेज दो। आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ऑलराइट, ठीक है। ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्टली आप लोग सैटरडे को समय निकाल के आए, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ओके, अगला सैटरडे दिन में 1 बजे फिर से आंसर राइटिंग वर्कशॉप होगा, जहां पे जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे उसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो अपना आंसर्स का एक मॉडल आंसर तैयार करो। आई विल बी गिविंग यू द मॉडल आंसर ऑफ जो मैं हैंड रिटन नोट्स, मैं इसका मॉडल आंसर मेरे टेलीग्राम पे डालूंगा जब एक बार ये अनबैन हो जाता है। ओके, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको एट अ लेटर डेट, प्लीज डू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल यू लेट मी नो। यू विल सी कि कैसे पढ़ा जाता है सब्जेक्ट को और कैसे लिखा जाता है, ये ना थ्रेड बेयर समझेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई शैल सी यू नेक्स्ट सैटरडे दिन में 1 बजे। बाय फ्रेंड्स। Study IQ IAS, making India smarter and better.